एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10 साइंस। ऑलराइट, ये आपकी साइंस की बुक का 12th चैप्टर है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक नए टर्म के बारे में, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अच्छा बेटा, जैसे ये मान लो बल्ब ग्लो कर रहा है, ये फैन रन कर रहा है, इन सब के पीछे एक रूट कोज है एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट का होना, इलेक्ट्रिक करंट का होना, तभी सब कुछ चीजें अप्लायंसेज वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। तो आज अपन इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे, है ना, बनता है और ये किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, तो पहली बात तो जो टर्म यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन यहाँ बात करते हैं पहले करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, दैट इज सिंपली ए स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करना। तो वही अपन कर रहे हैं यहाँ पर आज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का या चार्जेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो कोई भी अपन एक वायर मान ले, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर मान ले अपन, और इस वायर में मान लो करंट फ्लो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्जेस यहाँ पे मूव कर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब भी किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज मूव करेगा तो वहां पे करंट स्टेबलाइज हो जाएगा, वहां पे करंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन चार्ज पार्टिकल मान ले, ठीक है ना। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करेगा उस टाइम पर इस वायर में एक इफेक्ट बनेगा एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखो द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, स्टेबलाइज इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहां पे करंट सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, दैट इज चार्ज, कि चार्ज का मीनिंग क्या होता है। तो पहले अपन बात करते हैं चार्ज के बारे में और वापस से फिर अपन डिस्कस करेंगे करंट के बारे में। तो पहले आप लिखो इसमें चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, देखो बेटा, चार्ज जो है ना, दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपने सुना होगा कि हर एक जो बॉडी है दैट इज मेड ऑफ एटम, और हर एक एटम में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अब जो दो पार्टिकल बोल रहा हूं मैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों पार्टिकल की खास बात ये होती है कि इनमें एक और प्रॉपर्टी पजेस करती है एंड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो चार्ज जो है ना, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे मान लो मास का होना भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कि इस चौक में मास है, मेरे अंदर भी मास है ना। तो मास एक प्रॉपर्टी का नाम है जो हर बॉडी में, है ना, कंसिस्ट होती है। उसी प्रकार से जो चार्ज है ना, वो भी एक प्रॉपर्टी का नाम है जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स पजेस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसमें लिखो आप, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी possessed by इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी possessed by इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और चार्ज की वजह से ही दो पार्टिकल के बीच में फोर्स काम करता है ना। रिपल्सिव फोर्स काम कर सकता है, मे बी अट्रैक्टिव फोर्स काम कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, तो अब देखो, अच्छा और देखो इसमें चार्जेस जो है ना, वो नेचर वाइज दो टाइप के हो सकते हैं। या तो चार्ज कैसा होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चार्ज के दो टाइप करेंगे अपन, पहला इसमें बेटा आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा क्या आएगा आपका इसमें, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो चार्जेस को अपन फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो कौन से होंगे आपके चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव होंगे, या कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन पार्टिकल में होता है। जो प्रोटॉन पार्टिकल है उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, हमेशा पॉजिटिव वाला। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसमें चार्ज कौन सा रहेगा बेटा, हमेशा नेगेटिव चार्ज वहां पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी अपन ने चार्ज की पढ़ ली अपन ने। अच्छा बेटा, अब वापस से अपन बात करते हैं करंट के बारे में। देखो इसमें
अब जब करंट बनेगा तो चार्ज मूव करेगा, आई मीन कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहां पे एक इफेक्ट बनता है, उस इफेक्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहां ध्यान रखो चार्ज के बारे में, कि चार्ज का जो यूनिट है ना, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज बेटा ये होती है कूलाम। क्या होगा? कूलाम, COULOMB, कूलाम। एंड इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल C, कैपिटल C। तो चार्जेस को अपन कैसे अपन मेजर करेंगे? कूलाम के अंदर। जैसे मान लो कि 1 कूलाम हो गया, 2 कूलाम हो गया, तो दीज आर दी मेजरमेंट ऑफ चार्ज। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखो। और एक पॉइंट आप ध्यान रखो माइंड में अपने हमेशा, कि जब भी कोई वायर में चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली एक करंट स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, दैट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज की कुछ कहानी आपको ये याद भी करनी है, ठीक है, ये आप नोट करें, अपन आगे मूव करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपके अराइज हो रहा होगा कि सर जैसे मान लो चार्ज फ्लो हो रहा है, लेट सपोज, अब चार्ज फ्लो होने पे कितना करंट बनेगा, है ना। तो अब ये करंट फाइंड करने के लिए वी नीड अ फॉर्मूला। अब वो अपन देखते हैं यहां पर ना, कि चार्ज में और करंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट। तो आप आगे एडिंग का नाम लगाओ आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। ऑलराइट, तो जैसे इसको समझने के लिए अपन एक काम करें कि अपन एक यहाँ पे एक वायर मान ले, कंडक्टिंग वायर मान ले अपन, ठीक है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अपन ने A मान लिया। ठीक है, और मान लो कि इस पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स है, इस वायर में बहुत सारे पार्टिकल मान लिए अपन ने, और ये मान लो मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं अपन, है ना। अब मैं इसको समझने के लिए एक यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक एरिया जूम कर लूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया मैंने एक A मान लिया। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ही बात है ना। अब मैं बोलूँ आपको कि लेट्स सपोज कि किसी इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल T में इस एरिया से मान लो Q चार्ज फ्लो कर गया। जब बेटा चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा, तो ये तो आप ध्यान रखो कि चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पर। अब अपन एक काम करें कि लेट्स सपोज कि किसी टाइम इंटरवल T में यहां से मान लो चार्ज Q फ्लो कर गया, ठीक है ना। तो अब जब चार्ज Q यहां से फ्लो कर गया तो कितना करंट बना, तो आप ध्यान रखो बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन। कितना चार्ज फ्लो कर गया अपॉन टाइम टेकन, कि उसी चार्ज को फ्लो होने में टाइम कितना लग गया। इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, दैट इज डिफाइन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म में बात करूं मैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल अपन आई मान के चलेंगे इस चैप्टर में। आई इज ऑलवेज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका सिंबल क्यू रहेगा, एंड टाइम के लिए अपन टी काम में लेंगे। तो आई इक्वल टू कितना आ गया बेटा, क्यू बाई टी आ गया। ये आ गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो अपन एक काम करिए, लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूँ आपको कि 5 सेकंड में मान लो 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया, है ना। 5 सेकंड में मान लो 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर गया, तो करंट कितना हुआ, तो आप सिंपली 10 यहां रखो, 5 यहां रखो, कितना आएगा 2, है ना। तो करंट का अमाउंट कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोन टू टाइम टेकन, ये आप नोट कर लीजिए। और आगे देखो इसमें आप अब इस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करके, जस्टिफाई करके अपन ये भी फाइंड कर सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा। आप चेक करें बेटा कि ये टर्म जो है इसके इक्विवेलेंट है, तो जो यूनिट इसका आएगा ना वो इसका भी होगा। इसका निकालो आप, देखिए ये ऊपर चार्ज आ रहा है, चार्ज किस में होता है, कूलाम में होता है, और अपॉन में टाइम आ रहा है ना, इस सेकंड में होता है। तो आप लिखो इसमें यूनिट ऑफ करंट, है ना, मैं करंट बोल रहा हूं सिंपली, यूनिट ऑफ करंट मतलब कितना आएगा बेटा, कूलाम पर सेकंड। इस वाले फॉर्मूले को यूज किया मैंने ना, कि यहां पे कूलाम है, अपॉन में सेकंड है, तो जो यूनिट इसका होगा ना वो करंट का भी होगा, तो कूलाम पर सेकंड। तो आप ध्यान रखो बेटा कि करंट जो है दीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलाम पर सेकंड। अच्छा,
इसी यूनिट को अपन एक और नाम से अपन जानते हैं अपन, दैट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। तो एम्पियर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए बनाया हुआ यूनिट है ना, या तो एम्पियर बोल दो आप या कूलम्ब पर सेकंड बोल दो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स है। ये आपको नोट करना है। तो अब तक के लेक्चर में या अभी तक अपन ने ओनली ये सीखा कि चार्ज फ्लो होने से करंट बनेगा और करंट कितना बनेगा वो अपन यहां पे पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। ये आप नोट कर ले बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, एक ऐसे आप डेटा है जो आपको याद करना है। जैसे अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, अपन ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है एंड प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है, बट कितना होता है। तो आप ध्यान रखो बेटा कि चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ये क्यू जो है दैट स्टैंड फॉर चार्ज, एंड जो बेस पर ई आ रहा है ना दैट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब। ये आपको वैल्यू डेटा आपको याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में चार्ज नेगेटिव का होता है ना, बट वो कितना होगा, इतना होगा। इसी प्रकार से एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, यू कैन चेक, बट नेचर का डिफरेंस है। यहाँ पर ये नेगेटिव में है, ये किसमें, पॉजिटिव में है। और लास्ट में यहाँ बात करेंगे चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दैट हैज जीरो चार्ज। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 कूलम्ब। तो ये कुछ चार्जेस की डेटाज है, वैल्यूज जो आपको याद करनी है ना, ये आपको याद करना है। नोट करो इसको बेटा, इसको आप नोट करें। अच्छा, अब आगे अपन बात करेंगे एक नए टर्म के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया अपन ने, अब देखो बेटा आगे बात करेंगे अपन एक डिफरेंट टर्म के बारे में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप नोट कर ले। तो ऑलराइट, तो आगे हेडिंग का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अभी आई थिंक आपने सुना होगा कि वोल्ट, नाम सुना होगा अपने वोल्ट। तो वोल्ट जो अपन सुने हैं ना अपन, दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले अपन थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना। इसको समझने के लिए अपन एक काम करें यहाँ पर कि मैं एक, है ना, एक ऐसे मान लो सर्किट बनाया मैंने, ये मान लो वायर मान लिया अपन ने, और यहाँ अपन ने मान लो एक बैटरी जोड़ दी। बेटा ये जो सिंबल यहाँ पे काम में लिया मैंने, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी को। किसको कर रहा है, बैटरी को। अब जब बैटरी जोड़ेंगे अपन तो यहाँ करंट बनेगा, जब यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे तो करंट बनेगा यहाँ पर, है ना। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट अपन ने आई मान लिया, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बात करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए अपन एक काम करें, कि जैसे मान लो कि जब ये करंट बन रहा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना। करंट का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो मैं एक काम करूँ इसमें कि जैसे मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो देखो आप एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो अपन देखिए, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो अपना आएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बेटा, एक काम करें अपन इसको समझने के लिए, जैसे अपन चार्ज को 1 मान ले एक बार के लिए, है ना। इसको डिफाइन करने के लिए चार्ज को अपन 1 मान ले, तो चार्ज को यदि अपन 1 मानेंगे, इफ चार्ज इक्वल टू क्या मान ले अपन, 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब। इस 1 को आप यहां प्लेस करिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी बोल दूं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल अपन वी काम मिलेंगे, वी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा वो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 1, एंड दिस इज द डेफिनेशन,
कि किसी भी 1 कूलम्ब के चार्ज को है ना, 1 कूलम्ब के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आने में कितना आपने वर्क किया, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अपन एक काम करें कि अपन 2 पॉइंट मान ले, एक पॉइंट में यहां मान लू और एक पॉइंट में यहां मान लू मैं, है ना, एक पॉइंट में यहां मान लू। अब एक 1 कूलम्ब का चार्ज जब यहां से यहां आएगा तो उस 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां माइग्रेट करने में, डिस्प्लेस करने में इस बैटरी ने कितना काम कर दिया। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ बैटरी, बिकॉज ऑफ सोर्स। क्योंकि यदि यहाँ पे सोर्स नहीं होगा ना तो कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो इस 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए इस बैटरी ने कितना वर्क कर दिया, दैट वर्क इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है बेटा, कि किसी भी एक सिंगल 1 कूलम्ब के चार्ज को उन दोनों पॉइंट के बीच में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया A, एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया B। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको, तो एक आप 1 कूलम्ब के चार्ज को आप यहां से यहां लेके आओ, तो इस 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां लेके आने में कितना वर्क करेगी ये बैटरी, दैट वर्क इज इक्वल टू the potential difference between these 2 point. Let's suppose the work done is 10 जूल। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना होगा बेटा, 10 ही होगा। कितना होगा, 10 होगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, है ना। ये देखो आप, इसको मैं लिखवा दूं आपको ना, डिफाइन करवा दूं ऊपर डेफिनेशन में। इट इज defined as work done to move a 1 कूलम्ब चार्ज from one point to another point, ठीक है ना। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन का मेजरमेंट है बेटा, वर्क डन का मेजरमेंट रहेगा, ठीक है ना। ऑल राइट, इसका सिंबल क्या रहेगा, देखो आप, इसका सिंबल अपन काम में लेंगे कैपिटल V। क्या काम में लेंगे, कैपिटल V। ऑल राइट, इसके अलावा इसकी यूनिट क्या आएगी, तो यूनिट चेक करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, है ना। आप चेक करें बेटा कि इसकी यूनिट क्या आएगी, जो यूनिट इसकी होगी। अब चेक करो, ऊपर वर्क आ रहा है, अपॉन में चार्ज आ रहा है। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट बेटा जूल होती है। क्या होती है, जूल। और चार्ज किस में होता है, कूलम्ब में होता है। तो पूरे की कितनी आ गई, जूल पर कूलम्ब। तो इसकी भी क्या आएगी, जूल पर कूलम्ब। तो इसका यूनिट जो आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू जूल पर कूलम्ब, या पूरा लिख दो आप इसको, जूल पर कूलम्ब। अच्छा, जूल पर कूलम्ब के अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, जूल पर कूलम्ब के अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, एंड दैट इज वोल्ट, जो आप, जिससे आप फेमिलियर पहले से ही हो, है ना, वोल्ट। तो वोल्ट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जूल पर कूलम्ब बोलो आप, भले आप वोल्ट बोल दो सिंपली, तो यहां पे OR लगा के वोल्ट। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब बात करें अपन की पोटेंशियल क्या होता है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन पढ़ लिया, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा देखो, पोटेंशियल जो है ना, दैट इज ए रेफरेंसिव क्वांटिटी, कि यदि अपन किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को अपन 0 मान ले अपन, है ना, तो दूसरे का अपन निकाल पाएंगे आराम से, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे अपन एक काम करें, ठीक है, नोट करो आप एक बार, इसको नोट करिए, ठीक है। ऑलराइट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है। वैसे तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 पॉइंट के लिए होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस वर्ड काम में आ रहा है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक किसी सिंगल पॉइंट का होगा, किसी एक सिंगल पॉइंट का होगा। तो इसका जो डेफिनेशन ये बनता है बेटा, कि किसी भी एक 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से एक गिवन पोजीशन पे लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा। जैसे मान लो अपन ये चाहिए कि, जैसे मान लो कि स्पेस में अपन एक पॉइंट यहां जूम कर ले, पॉइंट A मान लिया अपन ने, और मुझे अब ये जानना है कि इस पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल है। तो आपको एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कि आप एक 1 कूलम्ब के चार्ज को बहुत दूर से, है ना, यहाँ पे लेके आओ आप। जितना आपने वर्क किया, दैट वर्क इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो भी एक बेसिकली
वर्क डन के इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी यूनिट भी क्या आएगी बेटा, इसकी यूनिट भी जूल पर कूलाम ही आएगी, और इसके अलावा भले आप इसको वोल्ट बोल दो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखो इसमें आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन फॉर ए सिंगल पॉइंट, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कौन सी आएगी इसमें, इट्स यूनिट इज ऑल्सो जूल पर कूलाम या वोल्ट, बस फर्क क्या है इसमें, देखो इन दोनों बातों में फर्क ओनली इतना है कि इसमें, इस वाले केस में दोनों पॉइंट डिफाइन पॉइंट थे, ए और बी, है ना। बट इस वाले केस में जो एक पॉइंट है वो कहां मान लिया अपन ने, एट द इन्फिनिटी, कहां मान लिया, इन्फिनिटी के ऊपर। तो फिर इन्फिनिटी से उस पॉइंट को, उस चार्ज 1 कूलाम को वहां लेके आना पड़ेगा आपको इसमें ना। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखो बेटा। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखो कि कोई भी बैटरी या कोई सोर्स होता है ना लाइट का, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैटरी के होने से ही चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो चार्जेस को मूव कराने का जो काम है वो कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है ना। तो जो बैटरी है दैट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये अभी अपन बात करेंगे कि बैटरी क्या होती है, ठीक है। ये आप नोट कर ले बेटा इसमें। ऑलराइट, तो इनकी यूनिट्स क्या होती है वो भी आप ध्यान रखो, और डेफिनेशन भी आप ध्यान रखो। ऑल्दो इस चीज को अपन 12th में दोबारा पढ़ेंगे, अपन 12th क्लास के अंदर, वहां पे और भी अच्छे से अपन इसको समझ पाएंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो बेटा, इसमें कुछ यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे, तो आप लिखो हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जैसे एक सर्किट को देख के आपको ये जस्टिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इसमें कहाँ लगा हुआ है ना। जैसे अपन कुछ बात करें यहाँ पर, चलो देखो इसमें कुछ यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे ना। जैसे मान लो कि एक तो बेटा की होती है, की, देखो की को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, ऐसा एक सिंबल काम में लेंगे अपन, ऐसा कुछ, है ना। ये की लगी हुई यहाँ पे, हालांकि ये बेटर रहेगा आपकी ओपन की है, है ना। तो ओपन की को यूज करने के लिए अपन ऐसा कुछ सिंबल काम में लेंगे। तो ये जो सिंबल यहाँ लिखा है मैंने ब्रैकेट लगा के, ऐसा कुछ, वो ओपन के लिए, की के लिए काम में आएगा। और क्लोज के लिए, क्लोज की, उसके लिए ऑलमोस्ट सेम सिंबल काम में आएगा, बस यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। तो डॉट यदि कहीं लगा हुआ सर्किट के अंदर, है ना, इसका मीनिंग क्या है कि वो आपकी क्लोज्ड की है। और ये नहीं है डॉट तो वो ओपन की है। ओपन की का मीनिंग क्या होगा कि सर्किट को ब्रेक कर देगी, सर्किट को ओपन कर देगी, वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। और जब सर्किट क्लोज होगा तो वहां पे करंट बनेगा। जैसे अपन एक काम करें बेटा कि जैसे मान लो कि ये अपन एक वायर बल्ब लगा लिया मान लो, और ये अपन यहाँ बैटरी जोड़ दी अपन ने, है ना, बैटरी जोड़ दी, और यहाँ पे अपन ने की लगा दी। अब देखो बेटा, ये की के हिसाब से ही सब कुछ, है ना, यहाँ पे होने वाला है कि यदि आप इस की को ऑन करोगे तो करंट अलाउ होगा पूरा मूव करने के लिए, करंट अलाउ होगा तो बल्ब ब्लो करेगा। तो इस पूरे सर्किट में इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस सर्किट में कौन सा कंपोनेंट क्या है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये जो कंपोनेंट यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर, ये किसका सिंबल है, बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। जो ये वाला सिंबल काम में लिया वो की का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये बैटरी का होता है, ये बैटरी का होता है ना। तो ऐसे ही में जितने भी सिंबल आपके सिलेबस में है वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, वो आपको समझने हैं, आपको याद करने हैं। इसके अलावा बैटरी का देखो बेटा, बैटरी का सिंबल ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ, दो इसमें टर्मिनल होंगे। आपने कभी घर में बैटरी देखी होगी, है ना। बैटरी में दो एंड आते हैं, है ना। तो ये एक एंड है, एक एंड ये होगा, और जो बड़ा वाला एंड है ना, ये जो बड़ा लिखा हुआ है वो होता है पॉजिटिव एंड, और जो ये वाला एंड कौन सा होगा आपका, नेगेटिव एंड होगा। तो ये है सिंबल किसका, बैटरी का, ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसके अलावा बल्ब देखो आप, बल्ब कैसा होता है, तो बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसा कुछ बनाएंगे अपन। ये होता है बल्ब का सिंबल, किसका होगा बेटा, बल्ब का सिंबल होगा। इसके अलावा एक बेटा इसमें आएगा जॉइंट आएगा, कि दो वायर को जॉइंट करना, दो ब्रांचों को जॉइंट करना, है ना। तो उसके लिए अपन ऐसा कुछ काम में लेंगे, ऐसा कुछ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ करंट यहां से आ रहा है, कुछ करंट यहां से आ रहा है, और दोनों करंट ज्वाइन होके यहां से फ्लो करवाएंगे, है ना। अच्छा, ऑलराइट। इसके अलावा एक और सिंबल देखो आप इसमें, रजिस्टर का। हालांकि ये टर्म अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर को
रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसा कुछ काम में लेंगे, जिगजैग, ऐसा कुछ। इसमें और इसमें बेटा फर्क है ना। तो ये जिगजैग है ऐसा, है ना, तो ये होता है रजिस्टर के लिए। और एक और इसमें काम में आएगा आपके आगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको आप बोल दो रियोस्टेट, इसका और नाम क्या होता है, रियोस्टेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कुछ अपन सिंबल काम में लेंगे, ऐसा एरो मार्क करके। ये एरो जो है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है इसका वेरिएबल है। हालांकि अभी रेजिस्टेंस के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे जस्ट थोड़ी देर बाद में, है ना। तो रजिस्टर के लिए अपन ये काम में लेंगे, एंड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस अपन ये वाला काम में लेंगे। ये होती है ओपन की, ये क्लोज की, ये बैटरी के लिए, ये बल्ब के लिए, और ये दो वायर को ज्वाइंट करने के लिए। दो और यहाँ पे रह गए बेटा, दो डिवाइस होती है, जैसे ये नोट करो एक बार आप बेटा, देखो दो डिवाइस काम में लेंगे अपन। एक तो अपन लेंगे अमीटर और एक अपन काम में लेते हैं वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, दो चीजें अपन और काम में लेते हैं, एक तो अमीटर और एक कौन सा, वोल्ट मीटर। अब बात पहले करते हैं कि अमीटर क्या होता है ना। नाम सुना होगा आपने अमीटर का, कि अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। जैसे मान लो कि कोई सर्किट है मेरे पास में और वहां मान लो करंट फ्लो कर रहा है। अब उस करंट का अमाउंट कितना है ना, उस करंट का वैल्यू कितना है, उस चीज को मेजर करने के लिए यू कैन ऐड ए अमीटर इन ब्रांच। तो आप अमीटर की हेल्प से ये मालूम कर लोगे कि कितना करंट वहां पर फ्लो हो रहा है। तो भले इसको आप लिखो कि अमीटर होता क्या है ना, अमीटर इट इज ए डिवाइस which is used to measure electric current, to measure electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर अपन यहां पे काम में लेंगे। अब रही बात कि इस अमीटर का सिंबल क्या होगा, तो अमीटर का सिंबल बेटा होता है इस टाइप का कुछ, ए ऐसा सर्कल, और यहां पर ये अमीटर की पोलैरिटी भी होती है, एक प्लस का एंड होगा, एक कौन सा होगा, माइनस का एंड होगा। लेबोरेटरी में आपको ये दिखने को मिल जाएगा आराम से, लैब में जाओगे ना आप 12th क्लास के अंदर तो वहां आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, है ना। एक डिवाइस और काम में लेंगे अपन, वोल्ट मीटर। बेटा जो वोल्ट मीटर है ना, वो नाम से मालूम पड़ रहा है कि वोल्ट और मीटर मतलब कि नापने वाला, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला, है ना। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। It is a device which can measure potential difference। मैं ओनली पीडी काम में ले रहा हूं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होगा वो बिल्कुल ऐसा कुछ होगा, ऐसा वोल्ट मीटर और प्लस माइनस। तो यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ऐसा कुछ सिंबल कहीं देखने को मिले, इट मीन्स कि ये क्या है, अपना अमीटर। ऑल राइट, देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें लॉ के बारे में, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स यहाँ पे बेटा साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पर। और देखो ये अपने को बताना चाह रहा है, जैसे अपन एक काम करें, एक अपन सर्किट ड्रॉ करें यहाँ पर। जैसे मान लो कि अपन एक यहाँ वायर मान लिया अपन ने, और एक अपन यहाँ बैटरी जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज अपन ने V मान लिया, ठीक है। और इस सर्किट में करंट कितना स्टेबलाइज हो गया, करंट को मेजर करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक अमीटर यूज कर ले, अमीटर प्लस ये लगा दिया, माइनस यहाँ पर अमीटर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि बैटरी वोल्टेज V कर रखी है अपन ने, और V के जो कोरस्पोंडिंगली करंट है वो अपन ने क्या मान लिया, इसमें I एज्यूम कर लिया। कितना मान लिया अपन ने, I। अब I यहाँ पे करंट का अमाउंट है, V यहाँ बैटरी वोल्टेज है। अब एक क्वेश्चन ये है कि यदि अपन बैटरी वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना, बैटरी वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो बैटरी वोल्टेज को इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रिक करंट अपना इंक्रीज होता है हमेशा, है ना। जैसे मान लो कि बैटरी 5 वोल्ट की है, और 5 वोल्ट के जो कोरस्पोंडिंग करंट मान लो कितना अपन ने, 2 एम्पियर मान लिया। कितना मान लिया अपन ने, 2 एम्पियर। अब यदि अपन बैटरी की वोल्टेज को 10 वोल्ट कर देंगे तो डेफिनेटली जो करंट है बढ़ जाएगा आपका। तो काफी आसान सा एक ऑब्जर्वेशन है, और यही इस ओम्स का स्टेटमेंट भी है। तो इसमें लिखो बेटा इसमें आप कि द बैटरी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट, ठीक है ना। तो इसमें लिखो आप, इट स्टेट दैट potential difference of a conductor is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक करंट, ये इसका आगे स्टेटमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पे इलेक्ट्रिक करंट वहां पे सेट होगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट रहेगा ओम्स लॉ का। ऑलराइट, आगे और ध्यान दो बेटा, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो अपन लिखे यहाँ पर, तो जो V आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I पे डिपेंड कर रहा है। ये जो फैक्टर यहाँ पे अपन काम ले रहे हैं यहाँ पर, ये होता है डिपेंडेंसी का, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है I के ऊपर। अब जब ये कांस्टेंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट आएगा, ठीक है बेटा। जब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो V इक्वल टू यहाँ आएगा R इंटू आई एंड दिस इज नोन एज ओम्स लॉ इक्वेशन। V इक्वल टू R इंटू आई। अब V जो है वो V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर है, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इन वायर है, और जो R है वो R एक नया कांस्टेंट आ गया एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जो R है इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को अपन किस नाम से जानते हैं, एज ए रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये लो बेटा। तो जो R यहाँ पे नया कांस्टेंट आ गया दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कांस्टेंट। ऑलराइट, अच्छा अब थोड़ा बहुत अपन इसका फील लेते हैं अपन कि इस R का मीनिंग क्या हुआ। जैसे अपन एक काम करें कि जब भी अपन यहाँ बैटरी अप्लाई करेंगे तो यहाँ करंट स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ करंट बनेगा। करंट कब बनेगा, जब यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करेंगे इसके अंदर, वायर के इंटरनली अंदर की ओर, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो बार बार वो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत कम तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी करंट बनता होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तब बार बार वहां पे कोलिजन होगा, और कोलिजन होने से इतना इफेक्टिवली करंट नहीं बन पाता है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्लो करेगा वायर के अंदर की ओर, तो वहां पे उसको फ्लो होने में कुछ दिक्कत आएगी, है ना। उस दिक्कत का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये R जो फैक्टर आ रहा है वो इसी वायर की प्रॉपर्टी है, और ये किसका मेजरमेंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इजीली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये R जो है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देखो बेटा इसके नाम में छुपा हुआ है रजिस्ट करना, अपोज करना, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कितना टकराएगा, बार बार जितना टकराएगा ना उतना ही वहां पे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा हमेशा। तो V इक्वल टू आई आर में R यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले, और इसको आप ध्यान भी रखिए न्यूमेरिकल्स के लिए V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे 3 टर्म आ रही है, न्यूमेरिकल में आपको 2 टर्म गिवन हो सकती है कोई सी भी, और एक आपको फाइंड करनी पड़ सकती है बची हुई, ठीक है ना। ऑलराइट, अभी आगे अपन थोड़ा बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में अब आगे के पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में रेजिस्टेंस के आसपास की कहानी अपन पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने माइंड में आप रखो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि कितना वो करंट को अपोज करेगा, है ना। जैसे मान लो कि अपन 2, है ना। अच्छा, तो दोबारा अपन पढ़ते हैं इसको एक बार ढंग से। रेजिस्टेंस, इसका सिंबल क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। और अच्छा बेटा ये अपन ने पहले पढ़ लिया, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि R का यूनिट क्या होगा, R का यूनिट क्या होगा। तो अब एक काम करो, आप R को यहां से अलग करिए, मेक इट सब्जेक्ट, तो R कितना आएगा आपका, V अपॉन I आएगा, V अपॉन I आएगा। अब जो यूनिट इस टर्म का होगा वही R का भी होगा, R मींस की रेजिस्टेंस है ना। देखो बेटा इसका क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो इजीली अपन इसका फाइंड कर लेंगे। तो लिखो इसमें आप यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट अपॉन एम्पियर। या इसके अलावा इस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए ही इसका एक और नाम क्या होता है, OHM। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो वोल्ट अपॉन एम्पियर भी होता है या ओम भी होता है ना, ओम भी हो सकता है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है ना यहाँ पर। और ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका होता है बेटा ऐसा, एक ग्रीक वर्ड होता है ऐसा कुछ सिंबल ये। अब जो सिंबल मैंने यहाँ लिखा है ना यहाँ पर, ये सिंबल बेटा किसके लिए काम में आएगा,
ये भी ओम के लिए ही काम में आएगा, है ना। तो जैसे मान लो कोई वायर अपन अज्यूम कर ले, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लो 4 ओम है, 5 ओम है, बट ये आप ध्यान रखो कि रेजिस्टेंसेस जो होंगे दीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम, ठीक है ना। और जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता ही क्या है, दिक्कत, है ना, प्रॉब्लम, कि कितना करंट वहां फ्लो कर पाएगा। तो ये आप ध्यान रखो कि R इक्वल टू V/I आ गया, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम। एक यहां पर एक और पॉइंट यहां पर होता है, अच्छा ये आप नोट करें एक बार, आगे अपन पढ़ेंगे इसी में कि V और I में ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो इसमें आप, तो हेडिंग का नाम है ग्राफ बिटवीन V एंड I। किसी भी एक पर्टिकुलर वायर के लिए यदि मैं V और I में ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ का शेप कैसा आएगा, कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा या अलग कुछ ग्राफ आएगा ना। तो देखो बेटा, एक पॉइंट आप ध्यान रखो हमेशा कि कभी भी किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे जो पहली जरूरत की चीज होती है ना, वो आपके लिए होगी कि उन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है ना। तो आपको अब यहाँ पर ड्रॉ करना है, V और I में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी अपन ने पढ़ रखा है कि V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R होता है, एंड V और I दोनों क्या है, प्रोपोर्शनलिटी में भी है, मतलब कि जब अपना करंट इंक्रीज होगा तो V आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनका जो ग्राफ बनेगा ना वो आपका बेटा आएगा इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये अपना V एक्सिस मान लिया अपन ने Y के ऊपर, एंड करंट को अपन ने कहां ले लिया, X के ऊपर। अब इन दोनों में यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ आएगा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका रीजन ये है कि जब भी कोई दो क्वांटिटीज में डिपेंडेंसी कैसी होती है, प्रोपोर्शनलिटी की होती है, तो उस टाइम पर ग्राफ कैसा अपना आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आएगा यहाँ पर। इसीलिए V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस ग्राफ को देख के भी मुझे आइडिया हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि जब I को इंक्रीज करूंगा तो V इसमें इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे अपन एक काम करें कि अपन 2 पॉइंट माने, एक पॉइंट में यहां मान लू, एक पॉइंट में यहां मान लू। बट देखो इस करंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना बेटा, इतना वोल्टेज है। जब मैं करंट को इंक्रीज करके यहां ले आया, यहां पर आ गया, तो अब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो देखो बेटा इतना आ गया। मतलब कि करंट के बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ रहा है, और यही तो होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाला करेक्ट है। तो आप ध्यान रखो कि V और I में ग्राफ कैसे अपना आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ आने वाला है, ठीक है, ये भी आप नोट कर ले, ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान दो बेटा, इसमें आगे अपन यहां बात करेंगे इसमें कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो खुद कहां डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि कोई वायर अपन ने अज्यूम कर लिया, है ना, तो एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो आप इसमें लिखो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि किन किन फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। देखो बेटा, डायमेंशन के हिसाब से दो ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। जैसे अपन एक काम करें कि मैं एक वायर मान लूं, ठीक है, ये अपन एक वायर मान लिया, इस वायर का लेंथ अपन ने L अज्यूम कर लिया, इसका लेंथ अपन ने क्या मान लिया, L मान लिया, और इसी वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अपन ने क्या मान लिया, A मान लिया। तो A जो है इसका एरिया है, L इसकी लेंथ है। अब ये एक्सपेरिमेंटल बेटा फैक्ट है ये वाले, कि यदि अपन रेजिस्टेंस इस वायर की अपन लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होगा, और यदि अपन इसका एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा। तो इस वायर की डायमेंशंस पे डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि लेंथ को इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और एरिया को इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। तो यहां पे 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट बेटा यहां पर आएगा कि रेजिस्टेंस है ना, इंक्रीजेज है ना, व्हेन वी इंक्रीज लेंथ, व्हेन वी इंक्रीज लेंथ, कि जब अपन किसी वायर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली उसका जो रेजिस्टेंस अपना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा वो अपना आएगा R प्रोपोर्शनल टू L,
क्योंकि आर और एल दोनों क्या बेटा प्रोपोर्शनलिटी में है, एल को इंक्रीज करने पे आपका आर इंक्रीज हो रहा है। अभी अपन ने बात की थी कि जब दोनों चीजें साथ बढ़ती है तो वहां पे क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो सेकंड पॉइंट इसका आएगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब यहां पे उल्टा काम होगा बेटा, दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ना। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज एरिया, तो एरिया को इंक्रीज करने पर आपका रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये उल्टा सीधा काम हो रहा है यहां पर है ना, तो इसीलिए अपन यहां पे ये बोलेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस आर है वो एरिया के इनवर्स में है, रेसिप्रोकल है। ये लो बेटा, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ पे 1/a क्यों आ रहा है, बिकॉज a के इंक्रीज करने पे आपका R कम हो रहा है ना, इसीलिए। तो दो फैक्टर यहाँ पे अपने पकड़ लिए अपने कि किसी भी वायर का लेंथ बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट किसी वायर का यदि अपन एरिया बढ़ाएंगे, मोटा वायर करेंगे अपन काम में लेंगे, तो एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आ गया आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया, और उस सेकंड पॉइंट आपका ये वाला आ गया। तो ये वायर की दो डायमेंशन ऐसी आ गई जहां पे उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आप नोट करें, इन दोनों को कंबाइन करके अपन एक और रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ये आप कंबाइन करो। ठीक है, ये भी आपको याद करना है पहला पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट आपका आ गया ये भी आपको याद करना है अभी। अब देखो बेटा, इन दोनों यदि इक्वेशंस को मैं मर्ज कर दूं, कंबाइन करूं, तो वहां से एक और रिजल्ट निकल के बाहर आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कि जैसे इक्वेशन 1 को आप लिखो, आप बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो यहां पे जो R आएगा बेटा वो आपका जाएगा L/A। सही बात है, देखो L तो ऊपर ही था पहले भी, और A आपका अपोन में आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी यहां पर भी आ गई। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां से रिमूव करूंगा, तो अगेन यहां पे एक नया कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज R इक्वल टू रो L बाई ए। ये बेटा P नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका नाम क्या होता है, रो, रो, और ये अगेन एक कांस्टेंट आ गया, तो R इक्वल टू यहां पर आएगा रो इंटू L/A। अच्छा बेटा, अभी ये तो फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, कि यदि आपको किसी वायर का लेंथ गिवन हो, आपको एरिया गिवन हो, और उस वायर का जो आपको रो गिवन हो, तो उसका अपन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखो बेटा कि यहां पे जो अपन रो पढ़ रहे हैं ना, ये रो, हियर रो इज रेजिस्टिविटी। ये आप ध्यान दो बेटा इसमें, आप यहां पे जो रो अपन ने काम में लिया है दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग चीज है, जो R है ना, या R वो क्या है, रेजिस्टेंस है, और जो रो यहां पर एक नया वर्ड काम में आ गया दैट इज रेजिस्टिविटी, ऑलराइट। चलो ये आप नोट कर ले, और ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद भी करना है। अच्छा बेटा, अब जो रेजिस्टिविटी है ना वो हर मेटल की या हर वायर की डिफरेंट होती है। जैसे मान लो कॉपर का वायर है, मान लो एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है, तो हर एक वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो अपना अपना अलग होता है। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है डिफरेंट रहेगी। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ वायर। अच्छा, इसको डिफाइन करना चाहो ना आप, तो डिफाइन करने के लिए आप एक काम कर लो, आप लेंथ को 1 मान लो और एरिया को 1 मान लो। लेंथ भी 1 मानोगे, आप ए भी 1 मानोगे, तो इससे ये कटेगा, तो R इक्वल टू कितना इसमें रो आएगा। मतलब कि ऐसा कोई वायर जिसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर हो, उसका एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्योंकि इन दोनों को 1 मानने पर R और रो क्या आएंगे, इसमें बराबर आएंगे। इसीलिए जो रेजिस्टिविटी है उसको डिफाइन अपन ऐसे करते हैं अपन कि इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विच हैज लेंथ 1 मीटर एंड विच हैज एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखो बेटा कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन यहां माइंड में आता है कई बार कि यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बताओ कितना आएगा, क्या आएगा।
अभी ये बात तो अपन ने पहले भी कर रखी है कि जिसका आपको यूनिट फाइंड करना होता है उसको आप अलग करो, वहां से मेक इट सब्जेक्ट। तो यदि अपन इसको फाइंड करें, अलग करें, तो रो इक्वल टू कितना आपका बेटा आएगा इसमें, ये आपका आ जाएगा r इंटू ए अपॉन एल। अब r इंटू ए अपॉन एल को अपन देखिए एक बार, तो रो कितना आएगा, ये आपका जाएगा r इंटू ए अपॉन एल। अब जो यूनिट इसका होगा ना वही किसका होगा, रजिस्टिविटी का भी होगा। ये p नहीं है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है, इसको अपन रो बोलते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे रो का मीनिंग क्या होता है, रजिस्टिविटी। अब आपको इसका यूनिट निकालना है, इसका निकालो आप। देखो r रेजिस्टेंस है, वो किस में होता है बेटा, ओम में होता है। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, ये आपको आना चाहिए। और लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है। इससे कटेगा, कितना आ गया, ओम इंटू मीटर। तो ये भी आप नोट कर ले कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ऑल राइट, तो ये कुछ अपन ने पढ़ा। यहाँ पर दो बातें अपन यहाँ देखी कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर वायर का और उसके एरिया के ऊपर। हालांकि दोनों का डिपेंडेंसी जो है वो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, कि लेंथ पे डिपेंड डायरेक्टली कर रहा है और एरिया पे कैसे, रेसिप्रोकल में कर रहा है, रेसिप्रोकल में। ठीक है, ये भी आप नोट कर ले। अच्छा, अब मैं जैसे अपन स्टार्टिंग में अपन ने बात कर रखी थी कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, सिंबल। तो ये काम में लेंगे अपन, पता है आपको ये वाला, ये। तो ये जो है ना सिंबल, वो रेजिस्टेंस का ही है। जैसे मान लो कि वायर है, अब उस वायर का रेजिस्टेंस मान लो कितना, 5 ओम है। तो पूरा वायर ना बना के आप ओनली ये बना दो, आप एक ही बात है 5 ओम। तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है इसको देख के भी कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस वो कितना, 5 ओम है। ये तो है रेजिस्टेंस का सिंबल, ये कितना अमाउंट उसका 5 है और किस में होता है, ओम में। तो 5 ओम रेजिस्टेंस का जाएगा, ये भी आप नोट कर ले। ठीक है, ऑल राइट, आगे ध्यान दो इसमें। देखो बेटा, आगे इसमें अपन पढ़ेंगे इसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कि मेरे पास में 2 वायर है डिफरेंट। अब उन दोनों वायर को अपन जैसे मान लो जोड़ रहे हैं अपन उनको, तो कनेक्ट करने के, उनको जोड़ने के जो तरीके हो सकते हैं ना, 2 हो सकते हैं। या तो किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, या किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे आप पहले अपन लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फिर बोल रहा हूं मैं आपको कि किन्हीं भी 2-3 वायर को या रेजिस्टेंस को जोड़ने के जो तरीके होते हैं वो 2 हो सकते हैं, या एक तो कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, या एक कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले अपन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे मान लो कि मेरे पास में ऐसे 2 वायर पड़े हुए थे, एक ये मान लो, एक ये मान लिया अपन ने, एक ये मान लिया, है ना, ये मान लिया अपन ने। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस अपन ने R1 मान लिया, इसका अपन ने R2 मान लिया, इसका अपन ने क्या मान लिया, R3 मान लिया। तो R1, R2, R3 आर दी रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल वायर्स। अब इन तीनों वायर को मैं एक साथ जोड़ रहा हूं मैं, है ना। अब यदि इन वायर को मैं ऐसे अरेंज करूं कि एक के बाद में एक यहां लगा दिया, एक यहां पर और एक यहां पर, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को, इस कनेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कि व्हेनेवर, है ना, जब भी कोई एक के बाद में अपन एक वायर लगाएंगे अपन, जैसे यहां जोड़ रखा है अपन ने। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ओनली 3 ही वायर काम में ले अपन, 4-5 कितने भी हो, बट कंडीशन क्या होगी कि एक के बाद में एक यहां पे अपन काम में लेंगे, R1, R2, R3। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नाम क्या होगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका नाम क्या होगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको यहां पर इसमें यह फाइंड करना है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये 1 ओम का है, ये मान लो 2 ओम का है, ये मान लो 3 ओम का है। तो ये इन तीनों की क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जिनकी आ गई, 1 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, 3 ओम का ये है। अब जब इन तीनों को अपन साथ जोड़ दिए से एक के बाद में एक अरेंजमेंट में, तो अब ये तीनों मिलके इफेक्टिवली कितना करंट को अपोज करेंगे। देखो बेटा, रेजिस्टेंस होता ही क्या है, जो करंट को अपोज करे। अब इन तीनों को मैंने साथ जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तीनों जो मिलके है
वो इफेक्टिवली कितना करंट को अपोज करेंगे वो अपन यहाँ फाइंड करेंगे, है ना। तो वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ऑलराइट, तो आप आगे इसमें लिखो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे बेटा कि अपन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ये बना दिया, मान लो यहाँ पर R1, ये R2 और ये R3, और इन तीनों को मैंने एक से बैटरी जोड़ रखा है। बैटरी अपन ने यहाँ मान ली, बैटरी वोल्टेज V मान ली अपन ने, इसका रेजिस्टेंस अपन ने R1 मान लिया, इसका अपन ने R2 मान लिया, इसका अपन ने क्या मान लिया, R3 मान लिया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो एक काम करो बेटा, जैसे मान लो कि इस टाइम पे करंट मान लो I फ्लो हो रहा है। अब देखो बेटा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो हर एक में इक्वल जाएगा। जैसे मान लो कि करंट है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर जो करंट है वो यहां से पास होगा, वही 1 आपका यहां से पास होगा, और वही 1 आपका यहां से भी पास होगा, क्योंकि करंट को और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। देखो आप, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट का अमाउंट है सब में क्या आएगा बेटा, हमेशा इक्वल आएगा। अच्छा, अब अपन ट्राई कर रहे हैं कि इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो पहली बात तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा एक सिंगल रेजिस्टेंस जो उतना ही काम करे जितना ये सारे काम कर रहे हैं, या जितना ये सारे मिलके अपोज करे उतना ही यदि कोई एक इसको अपोज कर दे तो उस अकेले का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है इक्विवेलेंट, कि जितना अपोजिशन ये तीनों मिलके कर रहे हैं करंट को, उतना ही यदि कोई एक सिंगल कर दे तो उस सिंगल का जो वैल्यू बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपने एक काम करें कि लेट सपोज कि मैं मान लूं कि इन तीनों का जो R इक्विवेलेंट है वो अपन ने ये मान लिया R इक्विवेलेंट, ये EQ है ना, वो किसके लिए आ रहा है, फॉर इक्विवेलेंट। बाकी बैटरी सेम रखी है अपन ने V वोल्ट की, और करंट भी I है। अब ये जो अकेला रेजिस्टेंस माना है ना वो क्या इक्विवेलेंट है, और इसको लगाने के बाद भी देखो बेटा करंट क्या मान लिया मैंने, I मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वो अपोज कर रहे थे उतना ये भी अपोज कर रहा है। अब इस R इक्विवेलेंट को आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। तो आप एक काम करो, इसमें सोचो एक बार आपकी, जैसे बैटरी वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट की है। अब 10 वोल्ट का जो बैटरी वोल्टेज है वो सारा कहाँ कंज्यूम हो रहा है, इन तीनों के ऊपर। तो मान लो कि 10 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप हो गया, V1 वोल्ट मान लिया अपन ने, कुछ अपन ने यहाँ ड्रॉप कर दिया V2 मान लिया, और कुछ अपन ने यहाँ ड्रॉप कर दिया कितना, V3 मान लिया अपन ने। तो मैं ये बोल सकता हूं आराम से कि इस बैटरी वोल्टेज को इन तीनों ने मिलके काम में ले लिया। V1 उसने यूज कर लिया, V2 उसने यूज किया, और V3 इसने यूज कर लिया। तो आई कैन से कि V जो अपना होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कि जितना वोल्टेज बैटरी है उसी को तो इसने यूज किया है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो आएगा अपना V के इक्विवेलेंट आएगा। अब आप ध्यान से एक काम करो कि V1 को लिखो आप, बट देखो V1 जो है वो रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपन ने पढ़ रखा है बेटा कि V क्या होता है, I इंटू R होता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो V1 क्या होगा, V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है अकेले का, तो V1 आएगा I इंटू R1। तो बेटा यहां पर आएगा I इंटू R1 प्लस V2 क्या होगा, सेकेंड का पोटेंशियल डिफरेंस, ये आएगा I इंटू R2, और ये लास्ट में बेटा I इंटू R3 यहां पे आएगा। इन तीनों में I कॉमन लिया अपन ने, सही चीज ली है ना। अच्छा, ये V जो है उसको आप यहां से रिप्लेस करो। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बेटा, V होगा, क्योंकि अब की बार तो अकेला ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो इनको मैंने लिखा है उस डायग्राम से, और इसको मैंने लिखा है इस डायग्राम से, बिकॉज ये जो डायग्राम है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट डायग्राम ही तो है। इसीलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा खुद का करंट I इंटू खुद का रेजिस्टेंस कितना, R इक्विवेलेंट। अब चेक करो बेटा आपकी, इसमें से आप I कॉमन निकालो, I कॉमन निकालोगे तो इससे कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका R इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये आपको याद भी करना है एज इट इज,
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्वलेंट है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल समेशन के बराबर। दोबारा और देखो इसमें आप एक बार कि मैं ट्राई कर रहा था कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले तो मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, और अब की बार मैंने ओनली एक रेजिस्टेंस ही मान लिया यहाँ पर। अब जितना करंट ये विड्रॉ कर पा रहे थे कितना I, उतना इसने विड्रॉ कर लिया I। अभी डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों पर ड्रॉप होगा ना, उन तीनों का सम जो होगा वो बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बाकी आगे अपन इसको सोल्व किया और ये अपना आ गया फॉर्मूला। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप उनको सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 1 ओम का होता, 2 ओम ये मान लो, 3 ओम ये मान लो, तो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखो। तो दो बातें आप ध्यान रखो यहाँ पे कि व्हाट डज मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जब भी कोई रेजिस्टेंसेस एक के बाद में लगे होते हैं अरेंजमेंट में, उसका नाम क्या होगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अपना इक्वल होगा, क्योंकि करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए और कोई रास्ता होता ही नहीं है। और लास्ट बात ये फॉर्मूला, ये आप नोट कर ले। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बेटा, पहली बात तो कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अपन एक काम करें कि मेरे पास में मान लो 3 रेजिस्टेंस है, सेम टू सेम पहले वाले ही R1 R2 R3, और उनको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया कि R1 को यहां लगाया, फिर उसके नीचे R2 लगा दिया, यहां पर R2 यहां लगा दिया, और लास्ट में मैंने R3 लगा दिया यहाँ पे, R3 ये लो R3, और इन तीनों के कॉमन एंड से मैंने बैटरी निकाल दी यहाँ पे, और बैटरी यहाँ ज्वाइन कर दी वोल्टेज V की, ये लो। तो जो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नोन एज दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक डायग्राम को देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जब एक के बाद में एक होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और यदि एक के ऊपर एक होते हैं उसका नाम क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब फिर वही क्वेश्चन माइंड में आता है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट अपन ऐसा कुछ माने कि जितना ये काम कर रहे हैं उतना वो अकेला काम कर दे। यदि अकेला रेजिस्टेंस जितना काम कर दे, जितना सारी मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो एक और काम करें कि लेट सपोज कि करंट अपन ने आई विड्रॉ कर लिया बैटरी से। अच्छा ध्यान दो इसमें आप, जब करंट आई यहां से यहां विड्रॉ होगा, अब की बार बेटा जैसे करंट आपका यहां पर आएगा ना, तो यहां पे करंट 3 पार्ट में आपका क्लासिफाइड हो जाएगा फर्दर, क्योंकि अब की बार करंट के पास में रास्ता है जाने के लिए। तो पूरा करंट अपन ने आई मान रखा है बैटरी से विड्रॉ जो हुआ था, उस आई करंट का जो I1 पार्ट है मान लो यहां फ्लो कर गया, I2 पार्ट मान लो इस ब्रांच में फ्लो कर गया, और जो I3 पार्ट है मान लो ऐसे फ्लो कर गया, और I1 I2 ऐसे फ्लो करके वापस से बैटरी के अंदर एंटर मार गई। तो दिस इज नोन एज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, I1 I2 एंड I3। अब एक काम करें कि लेट सपोज कि अपन ये मान ले कि एक अपने सिंगल मान ले रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। अब ये जो रेजिस्टेंस अकेला है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट है तो एक बात श्योर है कि जो करंट उनसे बन रहा था वही करंट इससे बनेगा। तो करंट अपन ने अगेन क्या मान लिया, आई मान लिया, बैटरी अपन ने सेम रख दी अपन ने। इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। अब मेरा इसमें मेन टारगेट ये है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3। अच्छा बेटा, तो अब अपन कुछ करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, जो कैसे। अब की बार अपन ये श्योर है बेटा कि इन तीनों का जो सम है I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का जो सम होगा वो इस I के इक्वल होगा, बराबर होगा। आप चेक करो, क्योंकि यही तो I 3 पार्ट में टूटा था। तो यहां पर एक कहानी श्योर है कि I जो अपना आएगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। लास्ट टाइम पर तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था अपन ने, बट यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा बेटा, अब एक काम करो, आप इस I1 को रिप्लेस करो आप यहां से। बेटा इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का एक एंड तो यहां आ रहा है बैटरी पे,
और इसका एक एंड कहाँ आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो भी कितना v है, इसका भी कितना होगा v होगा, इसका भी कितना होगा v होगा। या आप ये याद करो इस चीज को कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके बेटा बराबर होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन लिखिए इसको, देखो यहां पर V इक्वल टू बेटा आएगा I1R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसके लिए बात करें तो V इक्वल टू कितना आएगा, I2R2 आएगा। इसके लिए कितना आएगा, V इक्वल टू I3 इंटू R3। इन सब में V अपन ने कॉमन लिया है, सेम लिया है, बिकॉज सब में V सेम ही रहेगा, और बाकी तो ये अपन ने काम में ले लिया। अब इन इक्वेशन से आप I1 को यहां से अलग करो, I1 कितना बनेगा, V/R1, V/R2 और V/R3। और इस I को रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू यूज इक्विवेलेंट डायग्राम। तो बेटा ये आपका आएगा V/R इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा V यहां पर भी, V यहां पर भी, V यहां पर भी, तो V को कॉमन निकालो, तो जो आपका 1/R इक्विवेलेंट है कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा R इक्विवेलेंट फाइंड करने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने रेजिस्टेंस चेंज हो गए उतनी टर्म्स यहाँ पे और ऐड इसमें आ जाएगी। ऑलराइट, तो देखो इसमें आप, तो ये अपन ने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, देखो इसको आप नोट करो इसको। ऑलराइट, तो ये आप नोट करें। आगे अपन इसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लिखो आप इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है हीटिंग, मतलब कि गर्म होना, किसी चीज का हीट करना। तो जैसे जब भी कोई करंट फ्लो होता है किसी वायर के अंदर, है ना, या किसी अप्लायंस के अंदर, तो वहां पे वो अप्लायंस जो है, जो वायर जो है, वो काफी हद तक गर्म होता है बेटा, वो हीट हो जाएगा। वो कैसे, जैसे अपने एक काम करें कि लेट्स सपोज अपने एक वायर मान लिया यहाँ पर, ठीक है, और इस वायर को मैंने मान लो बैटरी जोड़ दिया यहाँ पर, बैटरी अपन ने वोल्टेज V मान लिया, करंट अपन ने I एज्यूम कर लिया यहाँ पर। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जब करंट फ्लो करेगा तो ये वायर हीट क्यों हो रहा है, गर्म क्यों हो रहा है। बट इसको देखो ऐसा इसलिए होता है कि जब करंट फ्लो होता है इट मीन्स कि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बार बार टकराएगा, दे विल कोलाइड, और टकराने से वहां पे एनर्जी वहां पे आपकी डिसिपिएट होगी। जब दो, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे कोलिजन हुआ तो यहाँ पे हीट बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब करंट बन रहा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स बार बार क्या कर रहा है, टकरा रहा है, और जब टकराएगा तो वहां पे कुछ अमाउंट जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर की ओर डिसिपिएट होगा। तो इसीलिए जब भी किसी अप्लायंस के अंदर कोई करंट फ्लो होता है उस टाइम पर उस अप्लायंस में हीटिंग का इफेक्ट हमेशा आता है, क्योंकि कोलिजन होने से वहां पे कुछ अमाउंट जो होगा उस पार्टिकल का वो हीट की फॉर्म में बाहर की ओर डिसिपिएट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो इसमें लिखो भले आप कि व्हेन करंट सेट अप इन एनी अप्लायंस then due to collision between electrons some energy dissipate, एक वर्ड का मैं ले रहा हूं यहाँ पे dissipate, मतलब कि खर्च हो जाना, dissipate in form of heat, in form of heat। ये लो बेटा कि जब भी कोई करंट फ्लो होता है अप्लायंस के अंदर या वायर के अंदर तो वहां पे बिकॉज ऑफ कोलिजन वहां पे कुछ अमाउंट का जो एनर्जी है आपका डिसिपिएट होगा हीट की फॉर्म में, और आपका जो अप्लायंस वो गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि कितना हीट वहां पे डिसिपिएट होगा। जैसे मान लो कि ये बल्ब मैंने ऑन कर रखा है और यदि इस बल्ब को मैं ऑन कर दूं 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में कितना हीट बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि जो हीट है उसी से तो ये ब्राइट हो रहा
है ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि कितना हीट ये डिसिपिएट करेगा, तो ये आप नोट कर ले आप। और आगे अपन लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ हीट, है ना, फॉर्मूला ऑफ हीट। देखो बेटा, ठीक है, अब मान लो कि अपन एक और काम करेंगे। लेट सपोज कि इस वायर का रेजिस्टेंस अपन ने R मान लिया, R इस वायर का रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया। अच्छा बेटा, आपने सुना होगा कि जो वर्क और जो एनर्जी है बोथ आर कन्वर्टेबल। तो इसी इंटरवल में जितना यहाँ पे वर्क किया गया है बैटरी द्वारा, इस बैटरी ने जितना वर्क किया है दैट वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, है ना। अच्छा बेटा, तो अभी आज अपन ने बात की थी कि जो वर्क होता है बेटा वो कितना होता है, Q इंटू वी होता है। या आपको उल्टा याद होगा कि V इक्वल टू कितना बेटा आया था, W अपॉन Q आया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो वर्क कितना आ जाएगा, Q इंटू वी। और इस बैटरी ने जितना वर्क कर दिया पार्टिकल को मूव कराने में, उसी वर्क को अपन क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे यहाँ पर। तो हीट जो बनेगा आपका, हीट जो बनेगा H, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। एंड वर्क कितना बेटा, Q इंटू वी आ गया। अच्छा, इसके अलावा Q जो है ना, Q यहाँ पे चार्ज का अमाउंट है। और ये भी अपन ने पढ़ रखा है बेटा, आपको याद होगा कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी। I इक्वल टू कितना बेटा, Q बाई टी होता है। तो Q कितना आएगा वहां से, I इंटू टी आएगा। तो यहाँ पे I इंटू टी इंटू क्या आएगा, V आएगा। या इसको आप इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलो उसको V इंटू I इंटू टी। बेटा ये आ गया हीट का फॉर्मूला, VIT। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर है, I इज अ करंट इन वायर, एंड T इज अ टाइम, कि कितने टाइम तक का आप हीट निकाल रहे हो आप। तो यदि मैं किसी एक सर्टेन वायर को टाइम T तक यहाँ पे यूज करूंगा, तो टाइम T में कितना हीट उस वायर से डिसिपिएट होगा, V इंटू I इंटू टी। हालांकि जो आपका फॉर्मूला ये वाला आपको याद करना है, बट इसका जो डेरिवेशन है अपन ने यहाँ से किया कि पहले अपन ये देखा कि जितना वर्क होगा बैटरी द्वारा उतना ही वहां पे हीट बनेगा। वर्क कितना आ गया, इतना। इस वर्क में चार्ज के टर्म को रिप्लेस करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला काम में लिया, तो ये आपका बनेगा V इंटू आई इंटू टी के इक्विवेलेंट। तो हीट का जो फॉर्मूला आ गया H, वो अपना आ जाएगा V इंटू आई इंटू टी। यदि आप चाहो तो इसको आप और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो कैसे, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर भी होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये भी अपन ने पढ़ रखा है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इस V को आप यहां रिप्लेस करो, तो H इक्वल टू बेटा आ जाएगा I इंटू आर। तो V का वैल्यू आ गया इंटू आई पहले से ही था इंटू टी। दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो ये भी एक हीट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। और या आप इस I को देखो बेटा, I कितना बेटा, V अपॉन आर होता है। I मीन्स की करंट। तो यदि आप इस I को रिप्लेस करोगे यहां से, तो V तो पहले से ही था यहां पर। इस I को लिखिए अपन क्या, V अपॉन आर इंटू में टी। तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, these all are the formula of heat for a certain resistance। ये भी बोल दो भले आप ये बोल दो, बट कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेंगे, दिस थिंग डिपेंड ऑन दी गिवन डेटा, कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको ये गिवन हो हीट निकालने के लिए बोले, तो इजीली अपन हीट को यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये वरना ये अपन काम में ले लेंगे। तो यहाँ अपन ने दो बात सीखी कि पहली बात तो वायर हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोलिजन, है ना। और कितना हीट बनेगा, तो ये अपने अमाउंट आएंगे यहाँ पे। और जो हीट होगा ना, दैट विल बी ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि हीट और एनर्जी और वर्क कहीं ना कहीं सारी एक ही बातें बेटा। ऑलराइट, अच्छा आगे देखो इसमें आप, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ गया, वो देखो आप, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अप्लायंस क्या होती है ना। तो आप इसमें लिखो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन P वर्ड काम में लेंगे, P। एंड इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो, है ना, अ टर्म रिगार्डिंग टू हीट। जैसे मान लो कि इस बल्ब से हीट बाहर आ रहा है ना। बल्ब आप देखते हो ना घर में अपने, बल्ब से हीट बाहर निकलता है। अब किसी भी बल्ब से या किसी अप्लायंस से 1 सेकंड में कितना हीट बाहर आ रहा है, कितना हीट वहां पे डिसिपिएट हो रहा है 1 सेकंड में, उसका नाम क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर से मतलब होता है कि रेट ऑफ हीट डिसिपिएशन, है ना। तो इसमें लिखो बेटा आप, इट इज रेट ऑफ हीट डिसिपिएशन,
कि किसी भी अप्लायंस से या किसी वायर से या किसी बल्ब से किस रेट से, रेट मतलब कि पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो किसी भी रेट से है ना कितना हीट डिसिपिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर, है ना। या आप और इसमें बोल दो आप, इट इज हीट डिसिपिएटेड, इट इज हीट डिसिपिएटेड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होगा बेटा, ठीक है, वो इसमें आएगा बेटा हीट अपॉन इलेक्ट्रिक हीट अपॉन टाइम। ये होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, हीट अपॉन टाइम। या आप बोल दो H अपॉन टी, हीट के लिए H काम में ले लिया और टाइम के लिए T काम में ले लिया, तो H अपॉन टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, पावर आएगा, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दो इसमें, इसके अलावा इस पावर की यूनिट क्या आएगी बेटा, पावर की यूनिट आएगी जूल अपॉन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जूल में होती है हीट तो, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा, तो जूल अपॉन सेकेंड। तो ये भी लिखो आप, यूनिट ऑफ पावर जो आएगी आपकी वो आएगी जूल अपॉन सेकेंड, जूल ऊपर आएगा, अपॉन में सेकेंड आएगा। या एक और वर्ड यहां पे काम में लेंगे, वॉट, एंड आई थिंक कि आप इससे पहले से फेमिलियर हो, वॉट। वॉट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। और आपने देखा होगा कि किसी अप्लायंस के ऊपर रेटिंग लिखी हुई आती है पहले से ही, 50 वोट का बल्ब है, 100 वोट का बल्ब है, तो वोट का मतलब क्या होता है कि उस अप्लायंस से, उस डिवाइस से कितना हीट एक सेकंड में बाहर की ओर जाएगा, डिसिपिएट होगा। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले। और ठीक है बेटा, ये लो। अब यदि आपको फॉर्मूले फाइंड करने हो कि पावर के फॉर्मूले क्या होंगे, तो इसके लिए पहले अपन ने पढ़ रखा ऑलरेडी कि हीट के फॉर्मूले क्या होते हैं। हीट के 3 फॉर्मूले पढ़ रखे अपन ने, कौन कौन से, V इंटू आई इंटू टी, अभी बात की थी अपन ने थोड़ी देर पहले। एक कौन सा, आई स्क्वायर इंटू आर टी, और एक कौन सा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो उन तीनों फॉर्मूलों को आप यहां रखो तो आपको पावर भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये भी आप नोट कर ले बेटा कि पावर निकालना हो आपको तो हीट के सारे फॉर्मूले आप यहां रखो तो आपको पावर के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो जैसे हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही पावर के भी कितने फॉर्मूले आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। और मैं उनको लिखूँ, कितना आएगा, एक तो आएगा बेटा V इंटू आई आएगा, एक आएगा आई स्क्वायर इंटू आर आएगा, और एक आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। इन सब में टी का टर्म गायब क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि टी यहां पर भी है, तो टी से टी कटेगा, कैंसिल होगा, इसीलिए हीट वाले फॉर्मूले में टाइम आता है और पावर वाले फॉर्मूले में टाइम को आपको रिमूव कर देना है ना। हालांकि इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी मेरे पास में है कि क्यों रिमूव कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये आप नोट कर ले। और देखो बेटा इसमें, ठीक है, एक यहां लास्ट टर्म पढ़ेंगे अपन, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ हीट या एनर्जी, है ना। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ गया, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा ये होता है किलोवाट आर, KWH, किलोवाट आर। और ये आई थिंक पहले भी काम में अपने आया था एक बार, मैं इसको लिखूं पूरा यहां पर, किलोवाट आर। ये होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आर। ऑलराइट, अच्छा, इसको अपन डोमेस्टिक लैंग्वेज में एक और वर्ड से बोलते हैं यूनिट, UNIT, यूनिट, है ना, यूनिट, ठीक है ना। तो पहली बात तो कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि कोई 1 किलोवाट का मान लो अप्लायंस है, उस 1 किलोवाट के अप्लायंस को अपन यदि 1 आवर तक कंज्यूम करें, है ना, तो 1 आवर में वो 1 किलोवाट का जो अप्लायंस है वो कितना एनर्जी खर्च कर देगा, उस अमाउंट का नाम क्या होगा, KWH, किलोवाट आवर। तो किसी भी एक अप्लायंस द्वारा 1 घंटे में, है ना, कितना एनर्जी खर्च वो करेगा, उसका अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, KWH। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले बेटा इसमें, ठीक है। और देखो इसमें अपन, तो जो किलोवाट आवर है ना, दैट इज ए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, अब यदि अपन ये ट्राई करें एक बार कि किलोवाट आवर जो है वो जूल के टर्म्स में कितना होगा, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो अपन एक काम करें बेटा, इसमें अपन ट्राई कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल। एक काम करो बेटा, अब यहाँ पे जो किलो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 1000,
है ना, किलो इज ए प्रीफिक्स ऑफ 1000, तो यहाँ पे 1000 आएगा, इनटू वॉट जो होता है ना, वॉट बेटा वो होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और 1 आवर में या आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। तो मैंने इस पूरे टर्म को जूल में लेके आने के लिए इन सबको मैंने यहां से रिमूव कर दिया, किलो को ये लिखा, वोट को ये लिखा और आर को इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इक्विवेलेंट तो है। इसमें अब ये इससे कटेगा, तो जो 1 kWh आपका आएगा इसमें बेटा, इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बाकी देखो इसमें इससे कट जाएगा, ओनली यहाँ जूल बचेगा, और 10⁻³ पावर तो यहाँ पर है, 3 आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा 10⁶। तो ये अपना आ गया रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, क्योंकि जूल भी जो है ना दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड जो kWh है दैट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। हेंस यहाँ अपन ने पहले ड्राइव कर लिया कि इन दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन आएगा। ऑलराइट, तो ये इस चैप्टर की पूरी कहानी अपन ने पढ़ ली अब तक, ठीक है ना, और ये आपका चैप्टर यहीं पर एंड हो गया।